हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एंशियंट कंट्री के बारे में जिसका नाम है इजिप्ट। तो आज हम लोग इजिप्ट में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसकी करेंसी क्या है, इसकी पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे, एथनिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस एंड कल्चर, इसकी इकोनॉमी कैसी है और रिलेशन कैसे है इसके इंडिया के साथ। तो सब कुछ हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके बाद आप इजिप्ट के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इजिप्ट की बात करें तो यहाँ इजिप्ट एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और जो ये एक ब्रिज है किसके बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में ये एक ब्रिज है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जोड़ती है किसको, अफ्रीका और एशिया को। तो अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो इसके बहुत कम ही नेबरिंग कंट्री है, जैसे लीबिया, सूडान और इधर इजराइल, गाजा स्ट्रिप जो कि फ़लस्तीन की है, और इस तरफ इसकी एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी, और इस साइड में कौन सी सी है, रेड सी। इसीलिए इसकी बहुत ही बड़ी एक कोस्ट लाइन भी है। तो अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो है जुमीरियत मिस्र अल अरेबिया, जिसका मतलब होता है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, और ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है सूडान, लीबिया, गाजा स्ट्रिप जो कि फ़लस्तीन की है मैंने बताया, इज़राइल और रेड सी और मेडिटेरियन सी। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, इजिप्शियन अरेबिक बोलते हैं। अरेबिक यहाँ के लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और इसी का कारण है कि जो अरेबिक लोग हैं वो इजिप्शियन अरेबिक ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। अगर आप सुनेंगे इजिप्शियन अरेबिक और अरेबिक तो आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, उस लोगों को बहुत ही अलग होता है दोनों लैंग्वेज। अगर कोई अरेबिक व्यक्ति इजिप्शियन अरेबिक सुनेगा तो उसे बहुत कम ही वर्ड है जो कि समझ में आएंगे। तो इसका कैपिटल है कायरो, और इसका जो करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड। अगर आपके पास एक इजिप्शियन पाउंड है तो आपके पास है 4.67 रुपीज़। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इजिप्शियन पाउंड और जो ब्रिटेन का पाउंड है उससे, उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है ये इजिप्शियन पाउंड से। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ है, और ये 15th पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, और 3rd पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 29th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इसके जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर वो है मुस्तफ़ा मदबुले। तो इसके जो प्रेसिडेंट है बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट वाले काम किए हैं कहाँ पे, इजिप्ट में। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इजिप्ट की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये लगभग यहाँ के जो फैमिली है वहाँ लगभग आपको 3 से 4 बच्चे ज़रूर दिख जाएंगे। इसी का कारण है कि इसका जो पॉपुलेशन है बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो लोग जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो लोग अपने जो ग्रैंड फादर हैं, फिर फादर है, वो लोग के क्लोज भी रहना पसंद करते हैं। इसीलिए ये जो कंट्री है इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और इसका फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है। फर्टिलिटी रेट मतलब यहाँ की जो माता है, इनके जो मदर्स हैं वो 3-4 बच्चे जरूर 3-4 बच्चे होते ही हैं इनके। और इसका एक रीज़न भी है। आप लोग अगर मैप देखेंगे इजिप्ट का, यहाँ देखिए ये है इजिप्ट, और यहाँ इसमें बह रही है नाइल रिवर। तो इस नाइल रिवर के साइड में ही आपको देखेगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी, इजिप्ट की। इसका कारण भी है क्योंकि इस नदी किनारे ही बहुत सारे फर्टाइल लैंड है, बहुत सारे वहाँ फिशिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इससे उन लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस नाइल रिवर से। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ही नाइल नदी के किनारे ही बसी है। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 7000 बीसी से लगभग शुरू होती है, क्योंकि इसी टाइम से क्या होता है कि इस नाइल रिवर के किनारे लोग बसना शुरू करते हैं। और जैसे कि हम लोग नाइल रिवर की बात कर रहे हैं तो हम लोग कुछ नाइल रिवर के बारे में भी जान लेते हैं। तो नाइल रिवर आप लोगों को पता हो कि वर्ल्ड की ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, और इसकी जो लेंथ है वो है 6,853 किलोमीटर। तो ये बहुत ही लंबी रिवर है। ये लगभग गंगा की
3 गुनी ये नदी है। गंगा का लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर और वहीं पर इसकी लेंथ है 6853 किलोमीटर। तो अगर हम इसकी कोर्स की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इसकी कोर्स है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लेक विक्टोरिया, और यहाँ जो कुछ ट्रिब्यूटरी हैं यहाँ इसकी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है वाइट नाइल। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ जा रही है वाइट नाइल, और यहाँ आप देख पा रहे हैं लेक तारा। लेक ताना तो यहीं से निकलती है ब्लू लाइन, और ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल जाके मिलती है एक प्लेस है सूडान में जिसका नाम है खार्तूम। तो खार्तूम में जाके ये मिलती है और बनाती है नाइल रिवर। तो इसके बाद ये सूडान से होते हुए इजिप्ट जाती है। इजिप्ट में ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पानी देती है और ये जाके लास्ट में मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। ये नदी ऐसे बहती है साउथ से नॉर्थ, नीचे नहीं बहती है, ये बहती है ऊपर, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में जाके ये मिल जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इथोपिया में जो लेक तारा निकल रही है, यहाँ पे ये इथोपिया के जो सरकार है वो एक बहुत ही बड़ा डैम बना रही है जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, और ये बहुत ही बड़ी डैम है। इसमें लगभग 4 बिलियन रुपए का खर्चा आने वाला है, और ये बताया जा रहा है कि अगर ये डैम बन जाती है तो इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं इजिप्ट के, उन्हें बहुत ही तकलीफ होने वाली है। क्योंकि जो यहाँ अगर ये यहाँ बहुत ही बड़ा डैम बना लेंगे इस जगह पे, तो सोचिए यहाँ ये पानी इजिप्ट तक पहुँचेगा, सूडान के लोगों तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो इससे क्या होने वाला है कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इजिप्ट के लोगों को। तो इसीलिए इजिप्ट के सरकार और सूडान की सरकार बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं इस डैम को बनाने को लेकर, लेकिन इथोपियन सरकार एकदम डटी हुई है और ये डैम शायद ये बना के ही रहेगी। और इसके बाद आता है 300 बीसी। 300 बीसी में क्या होता है, जो इजिप्ट होता है वो क्या होता है, पहले अलग होता है। ये नॉर्थ इजिप्ट होता है और साउथ इजिप्ट होता है, लेकिन जो इजिप्शियन एम्पायर होता है ये दोनों इजिप्ट को जोड़ देता है और ये यहाँ पे पावर में आता है। और इनके एक फेमस राजा है जिनका नाम है रेमेनेस द सेकंड, और इन्हीं के टाइम में क्या होता है, इजिप्शियन एम्पायर के टाइम में ही कौन क्या बनता है, ये पिरामिड बनता है 2500 बीसी के आसपास। लेकिन ये पिरामिड कैसे बना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर उस टाइम कैसे बन गया, लोग अभी भी इसके बारे में खोज चल रहा है, लेकिन इस पर कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो इसी टाइम के यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ड्राइंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन बहुत कुछ यहाँ पाया गया है। और इसी टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है गीजा नेक्रोपोलिस, और भी बनाया गया जैसे कि ग्रेट स्नेप्स, थेप्स, फिर वैली ऑफ किंग, तो ये सभी बनाया गया। लेकिन ये गीजा नेक्रोपोलिस बहुत ही फेमस है। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए गीजा नेक्रोपोलिस, और ये देखिए पीछे इसका ये इजिप्ट। ये आपको पता होगा कि इजिप्ट 7वां अजूबा में से एक अजूबा है दुनिया का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूरिस्ट साइट भी है, क्योंकि यहाँ लाखों में लोग इस इजिप्ट के पहाड़ को, पिरामिड को देखने आते हैं। इसके बाद 669 बीसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है और बहुत ही फेमस घटना होती है। यहाँ होता है किसका कब्जा, मेसोपोटामिया आता है इजिप्ट में। आपको पता होगा मेसोपोटामिया कहाँ से उठा था, इराक, मॉडर्न डे जहाँ इराक है वहाँ से मेसोपोटामिया का ग्रोथ हुआ था, और फिर ये धीरे धीरे फैलते रहा पूरा पर्शियन गल्फ, और फिर इधर इजिप्ट तक ये पूरा फैल गया। तो 1669 बीसी में ये कॉन्क्वायर करता है इजिप्ट को। और इसके बाद आता है 525 बीसी में आता है पर्शियन एम्पायर। तो आप देख पा रही है पर्शियन एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर है, ये इंडिया तक इधर है और इधर इजिप्ट तक, तो कितना बड़ा ये एम्पायर था पर्शियन एम्पायर। ये कन्क्वायर करता है 525 बीसी में इजिप्ट को। और इसके बाद 332 बीसी के आसपास बहुत बड़े राजा जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये कब्जा करते हैं इजिप्ट में। तो इन्होंने, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। ये जब छोटे थे तब इनके जो दादाजी और इनके जो पापा थे इनको कहानी सुनाया करते थे। क्या कहानी सुनाते थे कि इजिप्ट की खूबसूरती, इजिप्ट कैसा है, तो इसीलिए इजिप्ट से इनको बहुत ही ज़्यादा लगाव था और ये इजिप्ट को कन्क्वायर करना चाहते थे बहुत ही जल्द। तो इन्होंने 332 बीसी में इजिप्ट को कन्क्वायर कर लिया और इन्होंने अपना छाप छोड़ने के लिए वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया। क्या किया उन्होंने, एक सिटी बसाई जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, जहाँ पे
नाइन रिवर एंड करती है, तो वहाँ पे ये सिटी है। और ये सिटी अभी भी बहुत ही बड़ी सिटी है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है कहाँ की, इजिप्ट की। तो लगभग 300 साल बाद, अलेक्जेंडर के 300 साल बाद यहाँ आते हैं रोमन रूल। ये आता है कब, लगभग 31 बीसी के आसपास, 31 बीसी के आसपास यहाँ पे रोमन रूल आता है। और इसमें क्या होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ की जो क्वीन थी, जब रोमन रूल आता है तो उस टाइम की एक क्वीन थी जिसका नाम था क्वीन क्लियोपेट्रा। तो ये क्या करती है कि ये जब रोमन रूल आता है यहाँ पे और ये जो मिलिट्री को हरा देता है इजिप्ट की, तो ये सुसाइड कर लेती है। ये बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इन जो रोमन रूल है इनके हाथ कभी नहीं लगूंगी, क्योंकि यहाँ के जो रोमन रूल के जो राजा थे ये चाहते थे कि ये इनकी रानी बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। ये बताया जाता है कि जो ये क्वीन क्लियोपेट्रा ये दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी। तो इसीलिए जो रोमन के राजा थे वो चाहते थे कि ये जो क्वीन क्लियोपेट्रा है इनकी रानी बन जाए, लेकिन रानी बनने से पहले इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने अपनी जान दे दी। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक होती है अरब कन्क्वेस्ट, जो कि पूरे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को चेंज कर देती है, किसकी, इजिप्ट की। तो ये होता है 642 एडी में। अब हम लोग बीसी से एडी में आ गए हैं। तो अब हम लोग कैसे आगे तरफ बढ़ेंगे, अब हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। जैसे हम लोग आते थे ना 700 बीसी से हम लोग आए 500 बीसी, अब हम लोग आएंगे 642 से, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे और बढ़ते जाएंगे। तो 642 में होता है एक अरब कन्क्वेस्ट। इस पे क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है। जो अरब जो होते हैं वो आते हैं इजिप्ट में, और ये अपने कस्टम्स, कल्चर, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो अपने साथ लेके आते हैं, और इजिप्ट में आके बहुत सारे अरब बस जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अरब इस्लाम की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है यहाँ बढ़ जाती है, और इससे इजिप्ट का जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यहाँ जहाँ पे कैथोलिक रहते थे, अब यहाँ पे कौन रहते हैं, ज़्यादातर अरबिक रहते हैं। इसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर इस्लाम बन गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया किसका, अरब लीग का, अरब वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। और इसे कहा भी जाता है ये अरब वर्ल्ड के एक राजा की तरह है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अरब लीग में बहुत सारे नेशन आते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, टर्की, तो ये सब आते हैं। तो ये देखिए ये देश जो कि आते हैं, तो इन्होंने इन सारे कंट्रीज़ में हम लोग अगर देखें तो इजिप्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है इजिप्ट में अरब लीग की वो कहाँ पे है, इजिप्ट के कैपिटल कायरो में है। इस अरब कन्क्वेस्ट के बाद लगभग 900 साल के बाद यहाँ 900 साल के बाद यहाँ आता है ऑटोमन एम्पायर। यहाँ आप देख पा रही हैं, देखिए ऑटोमन एम्पायर कितना बड़ा अपना साम्राज्य यहाँ पे बना हुआ था, पूरा ये घेरा हुआ था इसको। तो कितना बड़ा ये एरिया कब्जा हुआ था। तो 1517 में इन्होंने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर ने इजिप्ट को भी कब्जा कर लिया अपने अंडर। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है 1859 में। यहाँ के जो सरकार है वो सोचते हैं कि वो बिल्ड करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनाल जिसका नाम था स्विस कैनाल। उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगभग 10 साल का टाइम लगाया, और इसको कंस्ट्रक्ट करने में पूरी जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है वो बैंकरप्ट हो गई। वहाँ के जो सारे बैंक है वो नीलाम हो गए, यहाँ अब कोई कैश नहीं बचा, बहुत सारे पीपल पॉवर्टी में चले गए। हालांकि ये स्विस कैनाल जो था ये बाद में उन्हें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पहले एशिया से जो ट्रेड होता था वो कहाँ से होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था ट्रेड, फिर अफ्रीका के नीचे से होते हुए यहाँ, फिर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए फिर ये जाता था यूरोप में, लेकिन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से यूरोप जाता था। लेकिन अगर यहाँ एक स्विस कैनाल जो इजिप्ट बनाने वाला था वो अगर बन जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से रेड सी से होते हुए पर्शियन गल्फ, फिर ये चल जाएगा मेडिटेरियन सी, फिर ये पूरे यूरोप का इसे एक्सेस मिल जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्विस कैनाल था ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला था। और अभी हम लोग जानते हैं कि स्विस कैनाल से कितना ज़्यादा रेवेन्यू
इजिप्ट को मिलता है। इसकी जो सरकार है ये इसी रेवेन्यू से चलती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कनाल है जो कि पूरे एशिया को जोड़ता है यूरोप के साथ। यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के। लेकिन इस ट्रेड का फ़ायदा उन्हें तुरंत नहीं मिला। उन्होंने क्या हुआ कि इन्हें इसका जो फ़ायदा होने वाला था ये तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला था, तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा की वजह से उस टाइम जो सरकार थी वो झेल नहीं पाई। तो ब्रिटिश ने इस टाइम का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। उन्होंने इजिप्शियन आर्मी को हरा दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत पैसा कम था इजिप्ट के पास। तो उन्होंने क्या हुआ कि इजिप्शियन आर्मी को हरा दिया 1882 में। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था और बहुत ही एक ड्रॉबैक था उस टाइम के सरकार का, क्योंकि जैसे वो लोग बैंकरप्ट हो गए तो कैसे वो आर्मी को कैसे सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए ब्रिटिश वहाँ जीत गया। तो 1914 में क्या होता है कि इजिप्ट बन जाता है, प्रोटेक्ट्रेट बन जाता है किसका, ब्रिटेन का। और अंत में जब 28 फरवरी 1992 में इसे इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटेन से। यहाँ देखिए जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल रहा था तब, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था इजिप्ट के हिस्ट्री में जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला, कब, 28 फरवरी 1992 को। और 1952 में जाकर इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया रिपब्लिक। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है। कौन सी घटना? 1958 में इजिप्ट और सीरिया मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। और ये डिज़ोल्व हो जाता है कब, 1961 में। यानी कि यह फिर अलग हो जाता है इजिप्ट और सीरिया, कब, 1961 में। इसके बाद बहुत सारे झड़प होती है किसके साथ, इजराइल और इजिप्ट के साथ। और इस झड़प का कारण था गाजा। तो ये आपको पता होगा 1967 में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था 6 डे वॉर। इसमें एक तरफ थी इजराइल और एक तरफ थी इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन। तो ये सब कंट्रीज एक तरफ थी और एक तरफ अकेला इजराइल। तो इसमें क्या हुआ, इजराइल ने सबको हरा दिया और इन्होंने इजिप्ट का बहुत सारा लैंड कब्जा कर लिया। इन्होंने गाजा स्ट्रिप को कब्जा लिया। उसके बाद 1978 तक इन्होंने इजिप्ट के उस पूरे एरिया को कब्जा कर रखा इजराइल ने। और इसके बाद एक अकॉर्ड साइन होता है इजिप्ट इजराइल के बीच में, उसका नाम है कैंप अकॉर्ड साइन, कैंप अकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है कि इजराइल एक शर्त रखता है कि वो इजिप्ट और गाजा को छोड़ देगा, वो तभी छोड़ेगा जब इजिप्ट रिकॉग्नाइज़ करेगा इजराइल को एज अ कंट्री। तो इस अकॉर्ड को साइन होता है और इसके बाद इजिप्ट रिकॉग्नाइज़ करता है इजराइल को एज अ कंट्री। और इजराइल बहुत सारे एरिया जो उन्होंने कैप्चर किया था 1967 में वो छोड़ देता है और गाजा स्ट्रिप को भी ये छोड़ देता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे, ये देखिए, ये है यूएस के प्रेसिडेंट, ये है इजराइल के प्रेसिडेंट और ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ये उस टाइम के जो यूएस प्रेसिडेंट थे उसका नाम क्या था, जिमी कार्टर। तो अगर हम वहाँ एथनिक ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, लेकिन जो मेजर 4 ग्रुप है वो हैं बेरर, न्यूबियन, बेडुइन और बेजा। तो ये जो मेजर एथनिक ग्रुप है वो इजिप्ट में रहते हैं। ये बेरर है वो मेजोरिटी में वहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये बेरर का कम्युनिटी के लोगों का एक फ़ोटो है, ये उनकी महिला है। वो यहाँ पे कुछ लोगों का फेस्टिवल चल रहा है तो ये उन्हें बहुत ही अच्छे से मना रही। तो इजिप्ट का एक माउंटेन जिसका आपने नाम सुना होगा, माउंट कैथरीन, ये इजिप्ट के नहीं पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है जो कि अफ्रीका में है। और ये कौन से प्लेट्यू में है, सेनन प्लेट्यू में ही लोकेट करती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो कि इजिप्ट में स्थित है। तो अगर हम यहाँ रिलीजन और कल्चर की बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी में बस 2 ही रिलीजन पाई जाती है, एक है क्रिश्चियन और एक है मुस्लिम। यह मुस्लिम है वो 90% लोग मुस्लिम हैं। मैंने बताया था आप लोग कि अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या हुआ था कि बहुत अरब लोग आए थे यहाँ पे और इसके बाद उन्होंने मुस्लिम की यहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और क्रिश्चियन लोग धीरे धीरे घटते गए। तो इसी का कारण है ये मुस्लिम वर्ल्ड या फिर अरब लीग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो यहाँ अगर इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दूसरे अफ्रीकन देश के जैसे नाइजीरिया। इसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो इसका जो जीडीपी है वो है लगभग 400 बिलियन और इसकी जो जीडीपी रैंक है वो 34th है नॉमिनल टर्म में। और इसकी जो जीडीपी ग्रोथ 5.6 है जो कि अच्छी मानी जा रही है 2020 में, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन था। और जीडीपी पर कैपिटा
इनकी कितनी है 3832। और इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा रैंक है वो बहुत ही कम है, लेकिन ये इंडिया से आगे है। ये 114 इसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम है। इनकी जो एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट करती है कितना 11% ऑफ द जीडीपी, इंडस्ट्री 34% और जो टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है वो 54%। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका जो रैंक है वो है 116। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितना है 5.7%, जो कि इंडिया से अच्छी है। इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 8% था, और ये लॉकडाउन के बाद कितना हो गया, ये लगभग 15% के आसपास ये हो गया है। और यहाँ जो मेजर इंडस्ट्री हुआ है टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म और जैसे कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, और यहाँ सॉल्ट। यहाँ का सॉल्ट बहुत ही फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ जो बॉर्डर लगती है एक मेडिटेरियन सी के साथ, एक रेड सी के साथ, इसीलिए जो यहाँ सॉल्ट है वो भी बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम इसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में इजिप्ट करता है लगभग 90 बिलियन के आसपास, और वो एक्सपोर्ट करता है जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इसके जो मेन एक्सपोर्ट सेंटर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर है, जहां वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है। और अगर इसकी इंपोर्ट की बात करें तो ये इंपोर्ट करता है लगभग 115 बिलियन। तो ये ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट थोड़ा कम करता है। और ये किससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जैसे चाइना से ये 15%, रसिया से ये ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट और यूएसए से, और सऊदी अरेबिया से ये ज़्यादातर इंपोर्ट करता है जैसे फूड स्टफ और केमिकल्स। और टर्की से ये ज़्यादा कुछ उतना इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये जैसे वुड प्रोडक्ट यहाँ आप देख पा रहे ये इंपोर्ट करता है ये टर्की से। अगर हम इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन की बात करें तो हम लोग दोनों बहुत ही फ्रेंडली नेशन है। हम बहुत ही अच्छे रिलेशन रखते हैं इजिप्ट के साथ। इजिप्ट भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रखता है। ये अगर हम ट्रेड की बात करें तो इजिप्ट का हम लोग 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ये हमें बहुत सारे चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल और भी बहुत सारे सामान जैसे कि सॉल्ट, लेकिन हम इनसे बहुत ही कम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग ट्रेड के हिसाब से बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है इजिप्ट हमारे लिए जितना कि इजिप्ट के लिए हम हैं। तो मैंने इजिप्ट से सारे रिलेटेड पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने कवर कर लिया है, और इससे बाहर आपसे एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो सब कुछ आप देख लिए। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।